जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके लिए लेकर के आया हूं ज्योग्राफी में नदी तंत्र। नदी तंत्र में सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसका भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और कहा जाता है कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति ही, मतलब गंगा के दर्शन से ही जहाँ मुक्ति की कामना की जाती हो, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत में कितना महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा को जो है देवी का स्थान प्राप्त है और इसको जो है लोग देवी मान करके पूजा करते हैं। गंगा का उद्भव में आप जाएंगे तो गंगा का उद्भव जो है उत्तराखंड में गोमुख के निकट ग्लेशियर से होता है। इसका स्थान क्या है? इसको कहते हैं गोमुख, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री। और जहाँ से यह जो है अपने रूप में दिखती है उसे कहा जाता है गोमुख। इस स्थान को आप देख रहे होंगे तो देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो आकार है वह गाय के मुख जैसा है, इसलिए इस स्थान को गोमुख कहा जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्भव होता है। इस ग्लेशियर की अगर आप लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग जो है यह 32 किलोमीटर लंबा और करीब करीब 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा जो है यह ग्लेशियर है। मतलब बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र में यह ग्लेशियर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कितना जल प्रवाहित करने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघल रहा है, जिससे जो है गंगा के अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो गया है। तो यह स्थान वह है जहाँ से गंगा सबसे पहले जो है अपने वर्तमान रूप में सामने आती हैं। और यहाँ से जब गंगा निकलती हैं तो इस रूप को जो है गंगा न कह करके क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं, ठीक है ना। गंगा का जो उद्भव स्थल है, उद्भव स्थल से जो निकलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी नाम आते ही आपको याद आ रहा होगा कि भगीरथ ऋषि ने तपस्या करके ऐसा जो है शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि भगीरथ ऋषि ने जो है तपस्या करके स्वर्ग से गंगा माँ को जो है बुलाया। इस वजह से जो है भगीरथ के नाम से इस धारा का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी पड़ गया। तो गंगा की शुरुआती धारा को भूलिएगा ना, क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है, ठीक है ना। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नाम से, यह गोमुख के नज़दीक से यह प्रकट होती है। जो आपको यह फिगर में दिख रहा है पूरा बर्फ का चट्टान ग्लेशियर सा है और देख रहे हैं कि जल जो है कल कल करके निकलता रहा है। बाद में जो है इसमें इसकी कई अन्य सहायक नदियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं और तब जा कर के यह इसके वास्तविक स्वरूप में जो है दिखती है। तो भगीरथी, मैंने आपको बताया कि गंगोत्री से जो है भगीरथी निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से जो है भगीरथी निकलती हैं। ये है गंगोत्री और यहाँ से जो है भगीरथी निकलती हैं। देवप्रयाग में आ करके जब इसमें अलकनंदा नदी का जो है जल प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा। कहने का मतलब, गंगा का मतलब ये हुआ कि भागीरथी और अलकनंदा की धारा जब जो है संयुक्त हो जाती है तो उन दोनों संयुक्त धाराओं को क्या कहते हैं? उन दोनों संयुक्त धाराओं को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और यह जो संगम होता है वह संगम होता है देवप्रयाग में। प्रयाग का मतलब यह होता है जहाँ 2 या 2 से
अधिक नदियों का संगम हो उसे प्रयाग कहते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग या प्रयागराज, ठीक है ना। जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम हो, मिलन हो, उसे हम क्या जानते हैं, प्रयाग। तो गंगा की जो आरंभिक धारा है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी का उद्भव गंगोत्री से होता है और यह जो है अपने पूरे स्थल में जब तक देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से नहीं मिल जाती है तब तक संपूर्ण धारा इसकी भागीरथी कही जाती है। और जब देवप्रयाग में इसका मिलन अलकनंदा नदी से हो जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आगे चल करके गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब अलकनंदा नदी भी जो है, इस नदी को भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा माना जा सकता है गंगा नदी की। अलकनंदा का जो उद्भव है वह जो है सतोपथ ग्लेशियर के निकट से होता है। इसका उद्भव तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा का उद्भव कहाँ से होता है, सतोपथ ग्लेशियर से होता है। और कुछ लोग जो है यह कहते हैं कि अलकनंदा को ही इसकी मुख्य धारा मानी जानी चाहिए, क्योंकि अलकनंदा में एटलीस्ट कई नदियों का मिलन होते 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 देवप्रयाग तक यह पहुँचता है, ठीक है। तो अलकनंदा से में मिलन से पहले जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से पहले अलकनंदा में कई नदियां समाहित होती हैं, ठीक है ना। उनको जो है हम बारी बारी से देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अलकनंदा का जो उद्भव होता है वह उद्भव होता है सतोपथ ग्लेशियर के पास, जहाँ बद्रीनाथ स्थित है। वहीं के निकट से जो है अलकनंदा का उद्भव होता है और अलकनंदा आ करके धीरे धीरे करके आकर के इसमें धौली गंगा जब मिलती है तो यह जो है यहाँ विष्णु प्रयाग में से कौन सी गंगा मिलती है, धौली गंगा मिलती है। इसके बाद फिर अलकनंदा की धारा आगे आगे प्रवाहित होती रहती है और फिर जो है कर्ण प्रयाग में इसमें जो है पिंडार नदी मिलती है, ठीक है ना। कर्ण प्रयाग में क्या मिलती है, पिंडार नदी मिलती है। और उसके पहले जो है नंद प्रयाग में कह लीजिए आप कि यहाँ से नंदाकिनी नदी भी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर जो है रुद्रप्रयाग में इसके साथ जो है मंदाकिनी नदी निकल करके आती है। मंदाकिनी नदी वही है जो केदारनाथ के समीप से बहती है, ठीक है ना। जैसे आपने जो है छोटा चार धाम पढ़ा होगा, तो छोटा चार धाम में 4 धाम आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों जो है धामों को मिला करके छोटा चार धाम कहा जाता है, ठीक है ना। बड़े 4 धाम के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए इस क्रम को जो है आगे एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लेंगे, इसको फिर से रिपीट कर लेंगे कि गंगा का जो है मुख्य धारा भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद से ही इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है, वरना इसे क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर यह जो 2 धाराएं दिख रही हैं, मैंने अभी आपको बताया, मैप में आपको बताया था मैंने कि इस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उत्तराखंड में 5 जो है प्रयाग हैं। 5 प्रयाग का मतलब यह हुआ कि 5 जगह जो है नदियों का संगम होता है, जहाँ से जो है कुल मिलाकर के एटलीस्ट गंगा नदी निकलती है। तो विष्णु प्रयाग जो है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ 2 नदियों का संगम होता है। अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी जो है मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, धौली गंगा नदी मिल जाती है। और इसके बाद धौली गंगा का जो है नाम समाप्त होकर के फिर यह जो है आगे चल करके अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। यानी कह लीजिए कि धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जब एक नदी दूसरे नदी में मिल करके अपना अस्तित्व खो दे तो उसे क्या कहते हैं, उस नदी की सहायक नदी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धौली गंगा अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद जब यह कर्णप्रयाग में पहुंचती है अलकनंदा, तो कर्णप्रयाग में इसे जो है एक और नदी का जल प्राप्त होता है जिसे कहते हैं पिंडार नदी, ठीक है ना। कर्णप्रयाग में अलकनंदा को पिंडार नदी का जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अलकनंदा को पिंडार नदी का जल प्राप्त होता है, कहाँ, कर्णप्रयाग में। यानी अलकनंदा को शुरू में जो है कहाँ से
विष्णुप्रयाग में इसमें धौली गंगा मिलती है और उसके बाद फिर जो है कर्णप्रयाग में आकर के इसमें पिंडार नदी मिलती है। कर्णप्रयाग के बाद फिर जो है जब यह नंदप्रयाग पहुंचती है तो नंदप्रयाग में यहाँ इसे जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। यहाँ जो है नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं संयुक्त धारा जो है फिर अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती जाती है। फिर जो है यह आती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ आती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ एक और नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। तो रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग अगर पूछा जाए कि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, आप बताएंगे कि यहाँ जो है मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा से। किससे संगम होता है? और अलकनंदा से। और आगे चल करके मंदाकिनी नदी का नाम समाप्त होकर के अलकनंदा में ही रह जाता है। मतलब मंदाकिनी भी जो है अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद मैंने आपको बताया देवप्रयाग जब आता है तो देवप्रयाग ऐसा स्थान है जहाँ जो है भागीरथी नदी, कौन सी नदी? भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है और फिर इन दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को कहा जाता है गंगा नदी। ठीक है ना, कौन सी नदी कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देवप्रयाग के बाद से ही गंगा नदी का जो है स्थान मतलब नाम शुरू होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो आप कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? आप जो है जोड़ना शुरू करेंगे देवप्रयाग से। कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? देवप्रयाग से। ठीक है ना, आप जो है गंगोत्री न चले जाइएगा क्योंकि जो है उसकी प्रमुख धारा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा नदी बनती है। ये जो है भागीरथी हो गई और ये हो गई अलकनंदा, दोनों की संयुक्त धारा क्या हो गई? गंगा नदी जो है। यहाँ से जो है गंगा नदी का उद्भव शुरू हो जाता है, गंगा नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब ये आप पूरा मैप देख रहे होंगे तो इस मैप में भी आप चाहें तो फिर से देख लें कि मैं भागीरथी से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? भागीरथी से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो है भागीरथी यहाँ से गंगोत्री से होते 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 ये है जो है हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए गंगा नदी इस तरह से बहते 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 जो है आप देखेंगे कि यह जो है ट्रांस बाउंड्री नदी है। कहने का मतलब यह जो है भारत के अलावा यहाँ हुगली के पास उसकी एक जलधारा इधर विभाजित हो जाती है और दूसरी धारा जो है बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है ना, गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अंततः जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। हुगली के पास जो है गंगा की जल धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी के और एक जो है उसकी मूल धारा बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो गंगा की जो है जब सहायक नदियों की चर्चा की जाए तो गंगा के पास जो है ढेर मतलब सहायक नदियों की एक लंबी श्रृंखला है। तो उसमें जो है हम देखेंगे कि इसके बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कौन है और दाहिने तट की सहायक नदियाँ कौन है। हम इसके प्रवाह स्थल की तरफ देखेंगे, जिस तरफ प्रवाहित हो रही है उसके बाएं स्थल की सहायक नदियाँ और दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जिसका उद्भव होता है यमुनोत्री से। और यह जो है यमुना इलाहाबाद में प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद से इसका अस्तित्व जो है आगे चल करके गंगा नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना, तो यमुना का सफ़र जो है यमुनोत्री से शुरू होकर के प्रयागराज तक चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो एक नदी है जो है उसको बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा जो है कन्नौज के निकट आकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा में जो है अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो है एक इसकी सहायक नदी है गोमती। गोमती भी जो है इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है। गोमती के बाद जो है जो अन्य इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है उसको बोलते हैं घाघरा।
घाघरा भी जो है यहाँ आकर के गंगा में जो है मिल जाती है। इसके बाद गंडक नदी है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार से बहते 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 पटना के निकट जो है यह गंगा में समाहित हो जाती है। उसके बाद एक ट्रांस बाउंड्री नदी है कोसी, कोसी वही कोसी जिसको आप जो है बिहार का शोक कहते हैं। यह जो है बिहार और पश्चिम बंगाल की बिल्कुल सीमा पर जाकर के गंगा नदी में जो है मिल जाती है और फिर अंततः जो है गंगा नदी जाकर के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जाकर के और एक धारा जो है इधर आकर के हुगली नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती थी। तो ये हुआ गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। इसके दाहिने तट पर देखें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो एक सहायक नदी है बनास जिसको बोलते हैं। बनास जो है गंगा की एक दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है और आप देखेंगे तो पाएंगे यह ऐसे ऐसे कर करके पहले चंबल में मिल जाती है और चंबल जो है जाकर के कहाँ मिल जाता है, गंगा नदी मिल जाता है। चंबल का जो है उद्भव स्थल देखेंगे तो पाएंगे कि जनापाव पहाड़ी है एक, वहाँ जो है इंदौर के निकट ही एक पहाड़ी है, वहाँ से जो है चंबल नदी निकलती है और उत्तर दिशा में बहते हुए फिर उत्तर और पूर्व दिशा में बहते हुए जो है कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की भी जो है चूँकि किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी, तो आप यह कह सकते हैं कि चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी एटलीस्ट इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। और देखेंगे तो बेतवा नदी का उद्भव स्थल भोपाल के निकट होता है। भोपाल के निकट से होते 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 जाकर के यह जो है फिर यमुना नदी में मिल जाती है। एक छोटी नदी है तमसा, मध्य प्रदेश में इसका उद्भव होता है और ये सीधे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। फिर होता है एक सोन नदी है। सोन नदी को आप पाएंगे तो देखेंगे कि यह जो है सीधा जो है पटना के निकट जाकर के गंगा में जो है मिल जाती है। तो पटना के आसपास आप देखेंगे तो पाएंगे कि घाघरा नदी थोड़ी देर पहले मिलती है, वहाँ सोन नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है। तो पटना जो है कई नदियों के केंद्र बिंदु पर पड़ता है, ठीक है ना। अब चल करके थोड़ा सा और देखेंगे, इसको तथ्य वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उनका स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा की जो है दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो दाहिने तट पर मिलने वाली जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसको क्या कहते हैं, हम यमुना कहते हैं। और यमुना जो है प्रयाग के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। तो यानी यमुना के साथ साथ अब हम गंगा के साथ यमुना की सहायक नदियों को पढ़ेंगे ताकि जो है हमें पता चल रहा है ये सब जो है किन किन धाराओं से मिल करके यमुना नदी बनती है और यमुना नदी जाकर के गंगा नदी में शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले तो दिया गया है भागीरथी। भागीरथी को आपने देखा था कि गंगोत्री ग्लेशियर में इसका उद्भव होता है। फिर उसके बाद यमुना नदी को आपने देखा, यमुना नदी का उद्भव कहाँ होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर में होता है और यह जो है संगम प्रयाग के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। फिर जो है चंबल है। चंबल का जो उद्भव होता है मैंने आपको बताया, चंबल का उद्भव जनपाव पहाड़ी के निकट जो है होता है, विंध्य श्रेणी के पहाड़ों से, और यह उत्तर दिशा की ओर बहते हुए, इसका बहाव कैसा है, उत्तर दिशा की ओर बहाव होते 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 और जा करके जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में जो है भिंड के आसपास जो है यमुना नदी से मिल जाती है। एक और यमुना नदी की सहायक नदी है बनास, जिसका उद्भव होता है अरावली पर्वत श्रेणियों के निकट से होता है। अरावली जो है आप देखेंगे तो दिल्ली और राजस्थान के निकट एक पहाड़ की श्रेणी है जिसे हम क्या कहते हैं, अरावली। और अरावली को आप कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। अरावली के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। तो उसी पर्वत श्रेणी से बनास नदी निकलती है और वह जो है चंबल नदी में मिल जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। बनास के बाद एक नदी है बेतवा। बेतवा आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह भोपाल के निकट जो है मुहू नाम के स्थान से जो है निकलती है और फिर सीधा उत्तर की दिशा में लगभग बहते हुए पूरब बहते हुए जाकर के यमुना नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है झांसी के आसपास। फिर जो है एक नदी है केन नदी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो है बर्नर श्रेणी के पास जो है मध्य प्रदेश में इसका उद्भव होता है और बांदा से होते हुए बांदा के आसपास के क्षेत्र में जाकर के फिर यमुना नदी में मिल जाता है, ठीक है। और देखेंगे तो और अब जो है देखिए सोन नदी आती है। सोन नदी का उद्भव देखेंगे तो यह जो है
अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार जो है यहाँ है। अमरकंटक से निकलते हुए जा करके यह जो है पटना के निकट गंगा नदी में जो है सोमना नदी मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्भव स्थल है छोटा नागपुर पठार, जिसे आप जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। वह जो है यहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जा करके जो है हुगली नदी के आसपास जो है वह समाहित हो जाती है। हुगली नदी क्या है? गंगा की एक जलधारा है, ठीक है। इसके बाद रामगंगा देखेंगे तो रामगंगा अभी मैंने आपको बताया कि रामगंगा का उद्भव जो है गढ़वाल पहाड़ियों से होता है और गढ़वाल पहाड़ियों से होकर के जो है कन्नौज के निकट जो है यह गंगा में समाहित हो जाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। रामगंगा जो है कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में समाहित होती है। उसके बाद काली नदी आता है, तो काली नदी को आप देखेंगे तो पाएंगे जो है इसका उद्भव क्या होता है? ट्रांस हिमालयन ग्लेशियर में आता है। फिर जो है गंडक नदी है। गंडक नदी जो है तिब्बत और घाघरा नदी है। घाघरा नदी का उद्भव देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो है मानसरोवर के दक्षिण जो है ये मानसरोवर है। मानसरोवर के दक्षिण मतलब नीचे की तरफ जो है गुरला मांधाता की चोटी से निकल करके जो है और ऐसे निकल करके जो है यहाँ जो है गंगा में समाहित हो जाती है। फिर गंडक नदी का उद्भव देखेंगे तो पाएंगे कि तिब्बत और नेपाल की सीमा से, ये है तिब्बत और ये ऊपर नेपाल पर, ये है नीचे नेपाल और ऊपर तिब्बत पड़ जाता है। यहाँ से जो है निकलते हुए गंडक जा करके जो है पटना के निकट कहाँ जो है गंगा में यह मिल जाती है। फिर कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह जो है तिब्बत से उसका उद्भव होता है और नेपाल में बहते हुए फिर जो है गंगा नदी में यह मिल जाती है। कोसी नदी की 3 प्रमुख धाराएं हैं, तुमर, अरुण और संकोसी, और इसका उद्भव स्थल कहाँ दिया गया है? महाभारत श्रेणी में दिया गया है। यहाँ जो है महाभारत श्रेणी का पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जो है मेमोराइज कर लीजिएगा, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। गंगा नदी पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, खासकर जो है इसके बाएं तट पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इसके दाहिने तट पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं। मैप में आप जो है उद्भव स्थल याद करिए या न करिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है और दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।